हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतिहारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि हमें हेल्प होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर में। यानी जब भी हम करेंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करें या फिर करेंट ईयर के लिए एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करें किसी भी आइटम्स का, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग, सॉरी, फॉर एग्जांपल ये सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, ये इनकम और एक्सपेंडिचर का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। भाई कैसे हम लोग समझेंगे कि हेल्पफुल क्या होने वाला है और क्या टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, ये स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, यानी करेंट ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट का हम लोग डिस्कशन किए थे पिछले क्लास में। उसी का डिस्कशन फिर से करेंगे। और इसमें एक वर्ड आ रहा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और एक और वर्ड आ रहा था एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये दोनों जो है वर्ड बार बार आ रहा था। इनको हम समझते हैं थोड़ा सा डीप में। ठीक है, ये होता क्या है, चलिए इस पर एक फुल और एक्सपेंडेड फॉर्म में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि बकाया चंदा, बकाया चंदा। और ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर। बकाया चंदा है क्या चीज़? ठीक है, तो कोई भी ईयर है 2025 ही मान लेते हैं। 2025 के पहले जो है और बाद में भी ईयर है, तो बाद वाला जो ईयर है 2026 होता है, होगा। और पहले जो होगा वो 24। तो 2025 के पहले, और हमें कैलकुलेशन करना है 2025 के लिए। ये करेंट ईयर है, इसको हम मानते हैं करेंट ईयर, इसको हम मानते हैं नेक्स्ट ईयर, इसको हम मानते हैं प्रीवियस ईयर। राइट, तो ये सब ईयर हम लोग मान चुके हैं। अब हमें कैलकुलेशन करना है कि भाई करेंट ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन मिला है या जो भी है सब्सक्रिप्शंस के अमाउंट है, किस कितना अमाउंट को हम शो करेंगे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो अमाउंट का कैलकुलेशन करने के लिए ये हमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही आइटम शो करते हैं, वही अमाउंट शो करते हैं जो करेंट ईयर से रिलेटेड होता है। राइट, तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो जाहिर सी बात है कि सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर वाला ही होना चाहिए। तो करेंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया गया रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, जितने सारे ईयर का अगर पैसा मिला है किसी पार्टिकुलर ईयर्स में, यानी करेंट ईयर्स में पिछले ईयर का भी पैसा मिला हो या नेक्स्ट ईयर का भी पैसा मिला हो, रिसीव हुआ हो, उसको इंक्लूड कर लिया रहता है। तो हम उसमें से कैसे निकालेंगे कि करेंट ईयर का ही केवल कितना है? तो इसी का कैलकुलेशन करने के लिए हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस को जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक एडवांस, ये एक आउटस्टैंडिंग। पहले लिखे आउटस्टैंडिंग और दूसरा लिख रहे हैं एडवांस। एडवांस का मतलब हो गया अग्रिम और इसका मतलब हो गया बकाया। बकाया और अग्रिम, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, बकाया और अग्रिम से क्या मतलब है मेरा? ठीक है, तो जब भी हम बकाया का बात करते हैं तो जो टाइम बॉन्डिंग होता है, टाइम बॉन्डिंग यानी टाइम जो होता है, टाइम का जो बाउंड्री होता है या टाइम बॉन्डिंग होता है या टाइम लिमिट होता है, उसको हम लोग देखते हैं। कोई भी करेंट ईयर जब स्टार्ट होता है तो उसका ओपनिंग डेट होता है और एक क्लोजिंग डेट होता है। हर एक ईयर का ओपनिंग डेट और
क्लोजिंग डेट होता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हम जब देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ईयर के शुरू होने पर ही उतना था और ईयर के क्लोज होने पे। तो जब आउटस्टैंडिंग का बात करेंगे तो ओपनिंग में जो आउटस्टैंडिंग होगा और क्लोजिंग में जो आउटस्टैंडिंग होगा इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि जो डेट अभी अभी समाप्त हुआ है उसके अंत में पता चलता है कि इस ईयर का पर्टिकुलर ईयर्स का अभी इतना बाकी है। तो सपोज करिए कोई करेंट ईयर है 2025 है, मान लेते हैं 25 ही, इसके ओपनिंग डेट को ही पता चल रहा है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है कुछ ना कुछ है, तो वो किस ईयर का है। इसका मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग पीछे की तरफ देखता है, ठीक है। जो ईयर समाप्त हुआ है, जस्ट अभी समाप्त हुआ है, उस ईयर का ये आउटस्टैंडिंग होता है। तो अभी अभी समाप्त कौन हुआ है, तो 2025 जब ओपन होगा तो 2024 समाप्त होगा, ठीक है, तब ये ओपन होगा। तो 2000 ये जो अमाउंट है 2024 का है, यानी प्रीवियस ईयर का ये अमाउंट है। इसलिए ये जो करंट ईयर में जो अमाउंट रिसीव हुआ रहता है उसमें से इसको हम माइनस करते हैं। और क्लोजिंग डेट को जो आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब ये है कि जो 2025 ईयर समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर जो आएगा 2026 उस डेट के यानी क्लोजिंग डेट पर ये हमारा है। इट मीन्स ये है कि ये करेंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है, तो इसको करेंट ईयर में हम ऐड कर देते हैं, राइट। यानी जो भी अमाउंट रिसीव हुआ रहता है ड्यूरिंग द करेंट ईयर्स उस अमाउंट में इसको हम ऐड करते हैं और इसको माइनस करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है। अब बात करते हैं अग्रिम। अग्रिम का मतलब क्या है, आगे के लिए हम लोग पहले ही पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ओपनिंग डेट पर ही हम अगर एडवांस रखते हैं तो 21 ईयर के लिए रहेगा, तो 2025 के लिए। और अगर हम क्लोजिंग डेट पर एडवांस रखते हैं तो ये किस ईयर के लिए रहेगा, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस को हमें इसमें ऐड करना नहीं रहता है, इसलिए ये इसको हम ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं। चूंकि ओपनिंग एडवांस 2025 है करेंट ईयर, और उसके ओपनिंग डेट को ही अगर एडवांस है तो वो करेंट ईयर से रिलेटेड, इट मीन्स 2025 से रिलेटेड है, उसको हम ऐड करेंगे अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वाला में, ठीक है। और क्लोजिंग डेट को यदि एडवांस है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। और इसमें एडवांस के उल्टा होता है आउटस्टैंडिंग में। जैसे एडवांस ओपनिंग वाला ऐड होता है तो क्लोजिंग वाला माइनस, उसी तरह से आउटस्टैंडिंग में क्लोजिंग वाला प्लस होता है, ओपनिंग वाला माइनस हो जाता है। इसके जस्ट उल्टा है। तो इसको याद हम कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखना है ऐसे। तो मान लो ओपनिंग डेट हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये दोनों डेट है। अब ओपनिंग डेट पे भी एडवांस रहता है और क्लोजिंग डेट पर भी एडवांस रहता है, उसी तरह आउटस्टैंडिंग भी रहता है। तो ये ओपनिंग डेट वाला जो एडवांस होगा ऐड होगा, क्लोजिंग डेट वाला एडवांस होगा वो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से ओपनिंग इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये ट्रिक हमेशा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद हो गया समझिए कि बहुत बढ़िया काम बन जाएगा। आप हमेशा याद करके रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैलकुलेशन करने का, यानी करेंट ईयर के लिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे किसी भी पार्टिकुलर थिंग्स का, लाइक सब्सक्रिप्शन हो, सैलरीज हो, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो, एनीथिंग्स, कोई भी एक्सपेंस, एक्सपेंस इन द सेंस की रेवेन्यू, क्योंकि इनकम में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू और रेवेन्यू, इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही शो करते हैं, कम या एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इनकम या एक्सपेंडिचर को ही शो करते हैं। तो इसी का कैलकुलेशन करना रहता है करेंट ईयर के लिए कि कितना अमाउंट करेंट ईयर का है और कितना वो हम उसमें
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। क्योंकि करेंट ईयर का जो होगा उसी को हम उसमें शो करेंगे, चाहे वो रिसीव हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो। ठीक है, अब है एक चीज और चीज का कैलकुलेशन करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। यहाँ पर हम लिख रहे हैं किस चीज का कैलकुलेशन करना रहता है, तो कंज्यूमेबल ऑफ सॉरी कंज्यूमेबल ऑफ पे ये गलत ही लिखा चुका है, इसको हम चेंज कर देते हैं। क्या लिखते हैं, पहले लिखना था कैलकुलेशन, फॉर्मेट बनाना है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स, ये जी है। ठीक है, तो कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन करना है, कैसे करेंगे, इसमें भी आएगा फॉर्मेट, फॉर्मेट लिख लीजिएगा लोग, हम बना देते हैं फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट में यहाँ अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा क्या जाएगा भाई, ये कंज्यूमेबल गुड्स होता क्या है, तो करेंट ईयर में बहुत सारा, जैसे मान लो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाते हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही बनाते हैं, तो उसके करेंट ईयर में कितना कोई गुड्स है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लोगों में बांटता है या फिर कंज्यूम करता है लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, उस गुड्स का पता लगाने के लिए कि भाई इस पार्टिकुलर करेंट ईयर में कितना अमाउंट यूज हुआ है, कितना गुड्स कंज्यूम हुआ है, इसका पता लगाने के लिए हमें ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है, राइट। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कोई ना कोई गुड्स जो होता है वो अमाउंट परचेज किए रहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट पेड, अमाउंट पेड फॉर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के दौरान में जो चीज़ हम, जो चीज़ का, जिस चीज़ को यानी जिस कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसके लिए जब हम अमाउंट पेड करते हैं परचेज करने के लिए करेंट ईयर में, ठीक है, या अमाउंट पेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर, पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, परचेज नहीं, परचेज करने के लिए तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर गुड्स, पार्टिकुलर गुड्स जो भी जिसका कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसका नाम लिख देंगे, ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान में उसके लिए कितना अमाउंट पेड किए हैं वो अमाउंट यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक, हो सकता है उस गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। फिर क्या होता है, ओपनिंग एडवांस, एडवांस भी पेड किए रहते हैं कि भाई हमको ये वस्तु चाहिए, इसके लिए एडवांस पेड किए हुए रहता है, तो ओपनिंग एडवांस होगा, ओपनिंग एडवांस फॉर गुड्स, गुड्स के लिए अगर कोई एडवांस पेड किए हैं तो उसको भी ऐड कर लेंगे। ये भी हो सकता है कभी कभी उधार भी लिए रहते हैं, ठीक है, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स नहीं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो भी होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, गुड्स के लिए जो भी क्लोजिंग क्रेडिटर्स होगा उसको हम ऐड करेंगे।
यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक और एडवांस ओपनिंग जो होता है उसको हम ऐड करते हैं, लेकिन क्रेडिटर जो होता है उसके क्लोजिंग को हम ऐड करते हैं, यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे तीनों चीज़ को ऐड करने के बाद यहाँ हम टोटल करेंगे, इसमें से फिर माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? लेस, यानी ये जो जहाँ पे होगा उस लाइन को छोड़ देंगे, उसके नीचे लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। जो भी होगा यहाँ हम इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस फॉर गुड्स। गुड्स के लिए जो लास्ट में हम एडवांस दिए रहे होंगे वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, इसको हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, तीनों को इनर कॉलम में हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे और उसके बाद आउटर कॉलम में लिख देंगे। तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ लिखें और इसमें से घटा देंगे पूरे को, तो जो आएगा यही हमारा गुड्स हो गया, गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, गुड्स कंज्यूम्ड फॉर द ईयर, फॉर द करेंट ईयर। ठीक है, ये करेंट ईयर के लिए हमारा गुड्स कंज्यूम्ड हुआ है, वो वैल्यू निकल कर यहाँ सामने आ चुका है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या चीज़। इसको छोटा करके भी देख सकते हैं। और भी छोटा करके देख सकते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, अमाउंट पेड फॉर द गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, फिर ओपनिंग स्टॉक। ये फॉर्मेट आपको याद रखनी है, इसी फॉर्मेट पर आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, हर चीज़ का कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम लोग तो ये इस वीडियो में, यानी लास्ट था कि जब हम लोग पूरा जो भी बेसिक कंसेप्ट था इस चैप्टर से रिलेटेड, बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, या फिर किसी को दिक्कत होगा तो वो हमें मैसेज करेगा, कांटेक्ट करेगा, फिर उसको हम पर्टिकुलरली सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे क्या समझना है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी हम लोग का लेक्चर आएगा उसमें पार्टिकुलर पोर्शन को कवर किया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, हम लोग इस वीडियो में इस पीछे के जितने भी सेशन हैं इन सभी सेशंस में ये डिस्कशन किए हैं कि एनपीओ क्या होता है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बनाते हैं ये भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि लिख देते हैं क्या क्या इसमें कवर हो चुका है। यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ क्या होता है, इसको हम लोग इसको हम लोग समझ चुके हैं। इसके अकाउंटिंग पोर्शन में आता है कि इसके लिए अकाउंटिंग क्या क्या करते हैं, उसकी भी हम लोग क्लियर कर लिए हैं। पहला किए थे भाई, इस जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाता है, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा कि ये दूसरा अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा कि भाई ये बैलेंस शीट भी बनाता है। बैलेंस शीट को हम लोग पूरा लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है,
तो ये बैलेंस शीट भी बनाता है। कैलकुलेशन करने के लिए आता है जो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी आइटम हम लोग शो करते हैं वो ओनली रिलेटेड फॉर करेंट ईयर आइटम्स ही रिकॉर्ड करते हैं और वो भी रेवेन्यू आइटम को ही रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल आइटम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सिंपल सी बात अगर समझा जाए तो जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं शो करते थे, उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी यानी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर ईयर इनकम को शो नहीं करते हैं, राइट। चलिए, जो अब हम लोग इसके बाद जब डिस्कस करेंगे जो भी लेक्चर होगा, जो भी सेशन हम लोग करेंगे वो सेशन करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या क्या आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।